पब्लिक ऐड कुछ है डाउट्स मन में? कुछ लग रहा है कन्फ्यूजन? देखो मेरा तो पब ऐड के साथ ऐसा नाता है पब ऐड की वजह से ही सिलेक्शन है, पब ऐड की वजह से ही सब कुछ है। तो हमारा ओपिनियन डिफ़र करता है, जो हमारे मतलब वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। तो जो हमारे साथ हुआ है, फॉर मी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मतलब probably I took public administration at a time when there was a lot of negativity about public administration, and when I left उसके बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। सो आई डोंट सिंपल। तो नाउ तो दैट थिंग दैट unusual questions are being asked, out of syllabus things are being asked, nobody knows from where topics are being put up in the paper। सो इस तरह की सिचुएशंस थी, अब तो नहीं है। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा ना? क्योंकि हम तो मध्य प्रदेश के हैं अब ऐसी आदत हो गई है कि इंग्लिश बोलने में सर अजीब सा लगता है। हाँ, सो चंद्रगुप्त मौर्य मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा, एक बार थ्रू एंड थ्रू हो गया। एक बार पूरा सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, पेपर 2 खत्म होने वाला है। चलो, अरे सर की तरफ क्या देख रहे हो, ये तो बताओ कि पढ़ा क्या हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर अपन ने मेहनत कर ली, इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, एक बार उसके ऊपर ग्रास्प आ गया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट ओनली हेल्प इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल हेल्प इन प्रॉब्ली जीएस पेपर 2 कम्प्लीटली। इफ मतलब अब लीविंग अपार्ट द इंटरनेशनल अफेयर्स और वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड जो आपका वर्ल्ड बॉडीज़ वाला पोर्शन है, टू सम एक्सटेंट पेपर 3 के कुछ पोर्शंस, क्योंकि जो आप नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो उसमें इकोनॉमिक एंगल भी बहुत सारे आते हैं, एंड एटलीस्ट इफ नॉट मोर देन हाफ ऑफ पेपर 4। सो इफ यू आर मास्टरिंग दीज 2 पेपर्स, यू आर मास्टरिंग अनदर 1.5, roughly around 400 marks of your total score count. So in that ways तो बहुत बेनिफिशियल है ऑप्शनल। और जो कुछ चीज़ें थी ऑब्वियसली जब यूपीएससी एक सिलेबस लिख के दे रहा है और उससे बाहर आप पूछना चालू कर देंगे तो एक तरीके से डिमोटिवेशन होता है, वो चीज़ें अब बंद हो गई हैं, तो आई थिंक वो विदाउट ट्रैक पे है। लेकिन जो आपको यहाँ फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि एग्ज़ाम अगर इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ पे इस लेवल का टेस्ट सीरीज़ दे के जाते हैं। तो अगर हम इस लेवल का टेस्ट सीरीज़ दे के जा रहे हैं, यानी एक नॉच ऊपर की टेस्ट सीरीज़ दे के जा रहे हैं और हम अच्छा उस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक तब तो आपको वहाँ पे स्कोर करने से कोई रोकेगा नहीं। और आप देख ही रहे हो, दैट इज़ द रीज़न वाई कि आप ओवर द ईयर्स, मेरे ख्याल से मैं तो 3-4-5 साल से तो मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक एक बारिंग एन एक्सेप्शन, आई थिंक हर बार सर यहीं से होगा मुझे लगता है हाईएस्ट स्कोर, टॉप रैंक एंड हाईएस्ट स्कोर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मन में, क्योंकि अब ऑप्शनल आपने ले लिया है और आई थिंक अब नेक्स्ट ईयर का जब भी अटेम्प्ट आप लोग दोगे तो यू विल गो थ्रू विद दिस ऑप्शनल, और आप लोग सही ट्रैक पे हो। मतलब जब मैं नए कैंडिडेट से मिलता हूँ तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप वो अटेम्प्ट दो जब इसमें आपकी तैयारी जो कंप्लीट हो, आपका मेंस की तैयारी कंप्लीट हो, क्योंकि प्रीलिम्स एक स्टेप है, उसके बाद आपको जो मेंस में परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपका मेरिट शीट पे नाम आएगा, रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। प्रीलिम्स का स्कोर काउंट नहीं होता, वो एक तरीके का स्टेप है। तो मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लो, थोड़ा सा अभी समय है तो थोड़ा सा रीडिंग और कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मोहित भट्टाचार्य हो गया, या हम लोग के समय सर तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आते थे, क्योंकि अब पता नहीं उस तरह का चल रहा है कि नहीं, यूएन की डेवलपमेंट रिपोर्ट, ARCs तो सब पढ़ ही रहे होगे। तो इससे अच्छे वो सारे जो बेसिक्स हैं वो कवर कर लो, और एक बार उस पर मास्टर कर लोगे पेपर 1 पेपर 2 पे, तो उसके तरह तो कोई है ही नहीं।
फिर आप आम बोलचाल में भी, अभी सर से बातचीत हो रही थी, इतनी बार मैंने निकल आया कि तो मायो का नाम निकल आया, बताओ जॉर्ज एल्टन मायो का नाम निकल आया। तो उस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचो आप लोग। और लगता है वेल यू आर प्रिपेयरिंग, अब भाई हम लोग तो क्या है कि अब कुछ भी बोल सकते हैं, एक बार सिलेक्शन के बाद कुछ भी बोल सकता है सर आते, बट मतलब अगर उसको जैसा सर पढ़ा रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करोगे और उसके साथ अपनी बुक रीडिंग और इन सबको करोगे तो आई हैव नो डाउट्स कि आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को डाउट्स ज़रूर रहता है कि क्या होगा, कहीं वो पैटर्न पुराने जैसा साइकिल तो नहीं आ जाएगा। कुछ भी होगा, हर दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्शन हुआ है, तो उसको अपने को नहीं सोचना है। जो अपने हाथ में है, जो एफर्ट आप कर सकते हो, यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट विल कम इन द पेपर, यू कैन ओनली डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी। तो यू हैव टू डिसाइड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और जीएस मैंने बताया आपको 2 पेपर, और जिस तरीके के आजकल के ऐसे के टॉपिक आ रहे हैं, लास्ट ईयर वाला जो ऐसे का पेपर था, तो आई हैव मतलब उसमें शायद फिलॉसफी वाले कह रहे थे कि उनको एडवांटेज है सर, जिस तरीके के लास्ट टाइम 8 के 8 आउट ऑफ 8 टॉपिक्स आई थिंक एवरी टॉपिक वाज अ बिट फिलोसफिकल। तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो रीडिंग है वो ऐसे के पेपर में भी बहुत हेल्प करती है। तो कंबाइंड अगर एक सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हो तो उसका एटलीस्ट 2.5 3.3 टाइम्स आपका इम्पैक्ट है, सब मिला लो आप तो अच्छे से आप लोग करो। और आई थिंक आप यहाँ पे 4 लोग बैठे हो, चारों लोग लिस्ट में आओ, और 1-2 लोग जो रिकॉर्ड चल रहा है वो बेस्ट रैंक एंड हाईएस्ट स्कोर उसको मेंटेन करने में सर इन लोग भी एक आध फोटो आप लोग की रहे तो ऐसा लगेगा मुझे भी मिलकर आपसे कि कुछ इम्पैक्ट हुआ आप लोग को। और माइंड में कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग पूछो, कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स, अच्छा अंकुर कौशिक भी सर आ गया था, अच्छा आफ्टर हमारे वाले, अच्छा ही जॉइंड विथ मी इन एफसी सर, ही वॉज देयर इन रेलवेज। तो स्टैंडर्ड बुक्स का देखो, बुक्स जरूर पढ़ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आई थिंक आप सब जानते होंगे मोहित भट्टाचार्य वगैरह की किताब कौन कौन सी है। एक बार में अगर समझ में आ जाती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बट जनरली एक बार में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें सर समझ में नहीं आती, मेरा ऐसा परसेप्शन है। बट उसको आप एक रीडिंग करो, फिर जो क्लास में हो रहा है वो पढ़ो, और फिर जब आप जाके उसको रीड करोगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए, नो डाउट इसमें। आपको जब एक बार आपने उसकी बेसिक रीडिंग की उसके बाद सर ने आपको उसको एक बार कवर कराया, और फिर जब आके पढ़ोगे आप तो फिर आप उसको सर के साथ साथ अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के वो पोर्शंस को, रेलिवेंट पोर्शन को ले लेके पढ़ोगे तो आपको और कंसेप्ट की में क्लैरिटी जरूर आएगी। बहुत अच्छा मटेरियल आई थिंक सर के मटेरियल मिलते होंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे 4-5 किताब मिली होगी ना, उसको छोड़ मत देना। मतलब आई थिंक मेरा पेपर 2 का कौटिल्या, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सर सब उसी से पढ़ा, और उसमें अच्छा कंपाइलेशन है, तो उसको भी साथ साथ कवर करना। कई चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं और कई चीज़ मतलब जो सर पढ़ाएंगे वो उसमें आएगी, तो नहीं वो नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप उसमें, तो इस तरीके से आपकी जो सर वाले नोट्स हैं जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और बुक की रीडिंग उसके साथ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके साथ। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, मतलब एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है, दूसरा इस एग्ज़ाम में वो चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए जो सब पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भले ही आप पढ़ लो, लेकिन कभी कुछ उस किताब से सीधा आता है या स्ट्रेट अवे सर वहाँ के कोटेशंस वगैरह आते हैं, तो यू शुड नॉट बी बिहाइंड एनीवन कि हमने वो किताब नहीं पढ़ी। तो वो किताब जो स्टैंडर्ड सब पढ़ रहे हैं वो तो अपने को पढ़ना ही है, तो उस किताब को अपन एक बार स्टार्टिंग में पढ़ के बैठें। जैसे ये टॉपिक होने वाला है, फॉर एग्जांपल साइमन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन 1-2 बार पढ़ के आए, यहाँ बैठे सुने, उसको समझा, तो कुछ चीज़ें रिलेट जरूर करोगे, और फिर जाके उसको पढ़ा। तो अगर ऐसा करोगे 2-3 बार तो वो ज़्यादा आपको स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा आपके माइंड में रेजोनेट करेगा और उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। बाकी ये सब थोड़ा 4-5 साल पुराना फिलॉसफी है, अब पता नहीं सब चीज़ें चेंज हो गई होंगी सर। हाँ जैसे आजकल हाँ, अरे सर देखो 1990s में ऐसा लगता था, लेकिन एनपीएम आ गया ना सर, टेलर नहीं हो टेलरिज्म आ गया था। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते वक्त मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम 4 बार दिया है और पहली बार मैं कई बार बोलता हूँ तब तक मैं सर से जुड़ा नहीं था,
तो फर्स्ट टाइम मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में स्कोर था 47 और मैंने उसमें 20-20 रुपए की 3 इंक से पेपर लिखा था, तो 60 नंबर की इंक यूज़ करके 47 नंबर था। तो आई रियलाइज़ कि उस गलती क्या थी, गलती ये थी कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे पढ़ रहे थे कि ये पेपर 1 आया, पेपर 1 में चैप्टर 1 पढ़ लिया और इसको हटा दिया, भूल गए, चैप्टर 2 पढ़ लिया, इसको हटा दिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया, हटा दिया। तो हमसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पूछेगा तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेडिंग के नीचे लिखा था। तो सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है आपको। आप इंट्रोडक्शन में एनपीए के बारे में पढ़ रहे हो तो एनपीए की थीम 1 से 12 तक जहाँ भी आएगी इस तरीके से ग्रास्प होना चाहिए कि हम उसको वहाँ यूज़ कर पाएँ। और वही नहीं, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पेपर 2 के टॉपिक उठाएंगे, रिक्रूटमेंट उठाएंगे या कुछ भी उठाएंगे, तो वो थीम आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आप किसी भी पेपर के चैप्टर का कोई भी टॉपिक, यानी मैं पेपर 1 इस तरह से पढ़ूँ कि मैं वॉल्डो पढ़ रहा हूँ या साइमन पढ़ रहा हूँ, तो मैं वॉल्डो साइमन की डिबेट को सिर्फ वॉल्डो साइमन तक नहीं सीमित रखूँगा। जब मैं एनपीए पढ़ूंगा तो मिनो ब्रुक पढ़ूंगा, तो मिनो ब्रुक फर्स्ट में भी वॉल्डो साइमन डिबेट थी, वहाँ से चलता रहेगा। तो हम इस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, जैसे जो मेरी गलती थी वो मत करिएगा आप लोग, कि टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चलना, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है लेकिन उसको इंटीग्रेट करके चलता है कि जब हम O&M लिखेंगे तो हम टेलर को नहीं भूल जाएंगे, जब हम एनपीएम के बारे में बात करेंगे तो टेलर को नहीं भूल जाएंगे। सब आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये सब रिलेटेड है। तो अपने जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। और वो जब अपने को हम जब उस थोड़ा सा मेहनत लगता है और जब हम थोड़ा सा उस लेवल तक आ जाते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और नीचे हमारा पूरा टॉपिक बिछा हुआ है और हम चीज़ें उठा लेते हैं, पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में ये है, और एक क्वेश्चन को हम होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ो, मतलब हम लोग तो जब सर के यहाँ टेस्ट सीरीज चलती थी तो एक बहुत एडवांटेज होता था, सर बेस्ट कॉपी शेयर किया करते थे। तो कई लोग की कॉपी आप पढ़ो तो ऐसा लगता था कि उन्होंने पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर एज अ सब्जेक्ट को डील किया है किसी क्वेश्चन में। जब वो रिक्रूटमेंट के बारे में करेंगे तो O&M को भी ले आएंगे, टेलर की बात भी डाल देंगे कि राइट मैन एट द राइट प्लेस होना चाहिए रिक्रूटमेंट में। फिर कौटिल्या को भी ले आएंगे कहीं से कि कौटिल्या ने कहा था ये वर्च्यूज़ होने चाहिए, तो ये एथिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर अपने ARC के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को भी डाल देंगे। तो जो एग्जामिनर पढ़ेगा उसको लगेगा कि मेरा इस कैंडिडेट को तो पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर का ग्रास्प है, और वो आपको भी अच्छा लगेगा अपना आंसर पढ़ते हुए। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो विदाउट कंपार्टमेंटलाइजिंग कि हमने ये हटा दिया वो हटा दिया। पेपर आपको एक पढ़ने का तरीका तो यही होता है, चैप्टर 1 पढ़ोगे, चैप्टर 2 पढ़ोगे, चैप्टर 3 पढ़ोगे, या तो सर का थोड़ा सा उसमें अलग है फ्लो, जैसा लिखा है वैसा नहीं है। तो उसको आप कैसे यूज़ कर पाते हो, उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग जाओ और करंट अफेयर से रिलेट करो। तो ये कुछ चीज़ें करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। और इस अप्रोच को सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, बट इट इज़ इक्वली रेलिवेंट फॉर अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा आए सर, लाइव भी हूँ। फर्स्ट 2 चैप्टर्स मोस्ट डिफिकल्ट, तो इतने थिंकर्स को कैसे आई थिंक कि ऐसा याद रखने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपके लिए आपके पास समय भी है। व्हेन यू स्टडी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स, तो वो खुद पे खुद चीज़ें याद रखनी पड़ती है, याद आ जाती है। और आप जो कह रहे हो बिल्कुल बैंग ऑन है, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और आप आई थिंक यहाँ पे भी जुड़े हो तो पेपर 1 मतलब पेपर 1 में चैप्टर 1 और 2 में जितना समय सर देते हैं, आई रिमेंबर मेरे तो 3 महीने के कोर्स में सर 1-1.5 महीना पेपर 1 एंड पेपर 2 चला था, बिकॉज वही बेस है। अगर आपने थिंकर को अच्छे से ग्रैस्प कर लिया और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन है वो समझ लिया, जो आई थिंक चैप्टर 1 का सबका बेस है जो आपको समझना है, तो ये दोनों चीज़ अगर आपने समझ ली तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो उस पर आप जो टाइम दे रहे हो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्ट भी आई विल एग्री है, बाकी सब पोर्शन से है वो ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन उसको हमें समझना है। और थिंकर्स है तो थिंकर्स को आप थिंकर्स को पढ़िए, और थिंकर्स को याद रखने का एक जो आई थिंक वो सर ने ही हमें बताया था, एक आप उसको पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको सब चीज़ें तो याद आ जाएंगी। मतलब आपको पता रहेगा कि किस थिंकर का मायो क्या अप्रोच है, फोले का क्या अप्रोच है, टेलर का क्या अप्रोच है, ये तो आपको पता रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो थिंकर्स के की टर्म्स हैं
अगर आप अगर आप मायो को लिख रहे हो और मायो के आंसर में वो एक वर्ड उसमें याद आता, सर पेसिमिस्टिक रेवरीज क्या था वो, ऐसा कुछ टर्म्स हैं जो हर थिंकर्स, हाँ, रेबल हाइपोथेसिस, तो उस तरीके के जो टर्म्स हैं कुछ वो आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। कंसेप्ट तो आप सोशल मैन, इकोनॉमिक मैन, ये सब तरह के जो टर्म्स हैं जो थिंकर्स के हैं वो याद रखने के लिए तरीका है कि आप जब पढ़ लीजिए तो हर थिंकर के नाम पे एक पेज रख लीजिए और थिंकर का नाम लिख के उसमें एरोज बना के उसके की टर्म्स आपको उसमें रखें, ताकि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, 2-4 बार आप पढ़ोगे उसमें, इफ़ यू रीड इट अगेन एंड अगेन यू मतलब यू विल मास्टर द कंसेप्ट्स। बस उसमें जो टर्म्स हैं वो भी आंसर में आने चाहिए, क्योंकि अगेन पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस इज स्लाइटली टेक्निकल, तो टेक्निकल ज़्यादा है, तो उसमें अगर आप उस थिंकर को पूरा जनरलाइज तरीके से लिख दोगे यू विल बी 100% जस्टिफाइंग द कंसेप्ट, बट कुछ टर्म्स लाने के लिए आपको वो टर्म्स पर्टिकुलर याद रखने चाहिए। तो उसका एक याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि कई बार पढ़ो तो भी याद रह सकता है, इसके बाद भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मेक वेरी शॉर्ट नोट्स जो आधे पेज में हो, उसमें थिंकर का नाम बीच में हो और उसमें से 8-10-15 एरो निकाल के आप टेक्निकल टर्म्स उसके रख लें ताकि आपको वो याद रहे। बाकी देयर इज़ नो आई थिंक कोई ऐसी देयर इज़ नो वन बेस्ट वे टू रिमेंबर कि कुछ लोग का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग की मेमोरी पावर तेज होती है, याद रहता है, कुछ लोग को थोड़ा समय लगता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, और कुछ लोग इस तरीके के नोट्स से हेल्प ले लेते हैं। तो आई थिंक जैसा आपको सूट करे वैसा उसमें फॉलो करना चाहिए। और बट इस 2 चैप्टर को जो जिन्होंने रेस किया आई थिंक इज़ वेरी रेलिवेंट पॉइंट। ये दोनों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस आर वेरी क्रूशल एंड दे बेसिकली डिटरमाइन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Because I have read public administration for 4 years, so not much time has passed. One thing is that, and in between people keep asking about public administration, so somehow I am in know-how of these terms, but frankly I don't remember much of the subject now, so honestly, but still I can reproduce many of the things because I have read public administration. It was I will say it was my favorite subject. I am mechanical engineer. I cannot tell you about 2-stroke, 4-stroke right now, but I can tell you about public administration. I've read 4 years. For 4 years I've read mechanical engineering, but probably I didn't like mechanical engineering as much as I liked public administration. So when you like something, when you study it with your mind and heart intact, I think you remember it for a longer period of time. Hi sir, good evening sir. Good evening. Sir, एक question हो गया सर, आपने जैसे बताया कि बार बार हम लोग रिपीट करेंगे उस चीज़ को, मतलब अगर बार बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे सो इट विल बी इनसाइड इन आवर मेमोरी। पर सर क्या होता है जो हमारे नोट्स होते हैं, आप जैसे मैं 2 बार, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बट मतलब पढ़ लिया है 2 बारी, बट सर कभी कभार क्या होता है उस चीज़ को जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था वैसा इफेक्ट नहीं लगता, बहुत धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है, फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये हुआ था। जैसे मैं बताता हूँ, टेस्ट 2 मैंने लिखा था अप्रैल में, राइट, क्योंकि फिर कॉलेज के पेपर से लिखे थे तो टेस्ट 2 अप्रैल में लिखा था, तब मैंने 2-3 बार ही पढ़ा था तो वो हो गया, बट अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो इट विल बी टेकिंग टाइम। मतलब कैसे फ्रीक्वेंट रिवाइज कैसे करना है उन चीज़ों को, तो उसमें दिक्कत आती है कि 14 यूनिट्स हैं, मतलब अगर जैसे पेपर 2 उठाए तो 14 यूनिट्स हैं 12 यूनिट्स उसमें, तो अगर एक एक करके ऐसे कर देंगे तो सर बहुत टाइम चला जाएगा, जितना जब तक 3rd यूनिट पहुँचेंगे पहली यूनिट आधी हो जाएगी, मतलब आधी गायब हो जाएगी। तो ऐसा कैसे रिवीजन स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ की कुछ चीज़ से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते? Revision strategy, see, it depends upon how much time you have. Sometimes, जैसे for example, if I take my example, so it may depend upon what are you doing. Some people are full time preparing for this, so they have slight more time than others. But frankly speaking, I think first time you should read it in depth, and then it depends how good are you in making your notes. मतलब I still remember I just wrote in the class. I never I think we means we were preparing in a group, so there were 3 to 4 of us in this class, so we never let our pen down in the class. We used to write everything sir was saying. It helps when you revise. Sometimes when we listen in the class, the point is perfectly right, because when you listen in the class you get an enlightening awakening कि अच्छा अब ये मुझे समझ में आ गया, बट जब वो लौट के आप रिवाइज करो, आप वो चीज़ें अपने नोट्स में नहीं दिखोगे तो वो पॉइंट मिस हो जाएगा। तो आप नोट्स कैसे बना रहे हो,
और आप जो समझ रहे हो फर्स्ट टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने सर के यहाँ नोट्स बनाया और फिर जब जाके रिवाइज़ किया, आप जाके सेम जो सर के यहाँ हुआ उसको समराइज़ करके रिवाइज़ करो, तो वो आपको फिर याद रखना है कि आज सर ने क्या बोला था, घर पे बैठ के उसको लिख लो। क्योंकि उसके बाद आप हो सकता है वहाँ पे उस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज़ के समय 1-1.5-2 महीने बाद आओ या कुछ और समय बाद आओ, तो वो चीज़ें वहाँ लिखी होनी चाहिए। और वो जैसे ही अगर आपने अच्छा नोट्स बना लिया और अच्छा लेवल ऑफ पहले बार में इन डेप्थ उसको स्टडी कर लिया, और जब दूसरी बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको वो टर्म देख देख के रिलेट होता जाएगा, माइंड में चलता रहेगा, अच्छा इस टर्म का ये मतलब है, इस टर्म का ये मतलब है। तो आपके नोट्स में वो सब बात आनी चाहिए जो आपको रिवीजन में हेल्प कर पाए। अगर हाफ हार्टेड नोट्स रहेंगे, कुछ चीज़ें आप लिखोगे फिर क्लास में ध्यान हट जाएगा, कुछ चीज़ें छोड़ दोगे, तो रिवीजन में वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। तो द की लाइज इन हाउ effectively are you copying down what is happening in the class, and how effectively are you putting it in your notes, so that when you repeat your notes, when you revise the content, all comes, वो पिक्चर के फ्लैशबैक की तरह चीज़ें ध्यान में आती जाएंगी अगर वो नोट्स में हैं आपके। सॉरी, आंसर राइटिंग। अब क्वेश्चन देख के यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक अब थोड़ा मतलब एज आई सेड कि फर्स्ट स्टेज इज योर प्रिपरेशन एंड क्वेश्चन तो वो 13, 14, 15 वाला डिफिकल्ट है ना, नाउ तो वही दैट इज आई एम सेइंग नाउ दैट टाइम हैज़ पास्ड। इनफैक्ट व्हेन आई गेव इन 16 बहुत सारे क्वेश्चंस वर स्ट्रेट अवे एंड यू डिड नॉट। इनफैक्ट let me narrate you a story. When I was appearing for the, I think, second time in 2014, so it is probably one of the historical papers of public administration. So some of us were sitting in the room, and coming from 2013 and 12, we were like third battle of classy wala situation thi. First and second we were already very tired and fatigued off, but another paper came, and so first question, few terms were like structural and raison d'etat and some German quotations and everything. So some people were sitting in the classroom and some turned. You see, UPSC paper has started, 3-hour timeline has started. We don't turn around. People turned around. Is it public administration? So I think उस level का अब I think governmentality and a very difficult terms to get grasp of if you have not read public administration in depth. Even if you have read in depth, it was absolutely difficult. But I think now time has, I think it is better. It has changed, and it has changed for the better of candidates. Whatever you are reading. But see, if it is difficult for you, remember you are probably in one of the best places as far as public administration is considered. In my opinion, the best. And if it is difficult for you, remember it is difficult for every one of us, the candidates who are appearing. And still, as I said, in 2013, 12 and 14, selection did happen from public administration with those difficult papers also. With those difficult papers, people scored to 50 to 40 marks in public administration. So it depends how you approach public administration when you are writing. Even if it is difficult, you need to read questions and again. पार्ट क्वेश्चन एड्रेस कर पा रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन में हम कुछ लिख पा रहे हैं क्या जो हमने पढ़ा है। तो कभी भी ऐसा फर्स्ट अफ्रेड नहीं हो जाना है। अब उस तरीके का आता नहीं है। 267 था सर, आई स्टिल रिमेंबर 267, इट वाज द हाईएस्ट इन दैट ईयर 2014 एग्जाम, CSC 15, तो CSC 15 एग्जामिनेशन। सो यू व्हेन यू आर रीडिंग, read your concepts, as I said, you revise your concepts, but still some things are out of your control. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो everybody will be at the same footing. But remember, I think sir will have repeated these things 100 times in the class. If not, he will repeat it in the coming test series or whenever you appear for your examination. In every paper there will be difficult questions, and it will not matter what you do with those difficult questions. Your selection will be determined by the fact what you will do with the rest of the questions. If you are thinking you will score 15 in out of 15, if you are trying for 7, 8 marks, 10 marks in questions which are difficult and you are not understanding, it is impossible. There the battle should be how I can get 4, 5, 6 marks out of it. But in questions in which it is a 15 or 20 marks question and you know absolutely 100% of it, and how you write so that you get 16, 17 marks out of it, it is the right battle to choose. So choose the right battle. Leave the difficult questions. Address the questions you know completely
wholeheartedly and with your best of your ability, and then come in the last part of your examination, and then address those questions to the best of your capability. That is the best way to approach a paper if it is a difficult paper. If it is a simple paper, you know each and every of the questions that has come in the paper. So I think then there is no point in determining the sequence. Then go sequentially and write each and everything. I think someone was asking. Any question? One more question, like, would you need the full optional copy to some notes from Absolutely. So the point is how you prepare your notes and how you remember your current affairs. So basically, what we did was we had say suppose that is true for not public administration, for GS also. We had our notebook, suppose public administration paper 1. So we'll write the first topic, suppose new public administration. Then we'll prepare our notes or sir's note जो हमने class में पढ़ा, we'll write it down. Then probably we'll leave half of 2-3 pages for there, and 2-3 pages we have kept because every time we revise, if we get to know something new, we'll write it there. If I read something online relating to this portion, I'll note it down there, because when we revise it up before examination or before test series, we'll not have the time to reread again all of those things. So just keep on adding to your notes on that relevant portion. So leave some pages blank on after every topic, whether it be thinker notes from thinkers portion or any portion of the public administration, and just keep adding the current affair portion or anything you read online which was not part of your regular syllabus. So जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा. Someone is asking about work and life balance. Difficult to achieve, tilted towards work, which life becomes, and there is no semblance of balance after you get into the service. I think, but there are, then again, I am just on the lighter note, but there are opportunities. Sometimes you will not be able to maintain, depends upon your assignment, and sometimes there will be life and no work, and then that also depends upon your assignment. And then there will be assignments जहाँ पे it will be easy to work life, to balance your work and life. So all three cases are there, and it's like a curve. So things get settled somewhere in between all those three scenarios, and eventually when you'll see sitting behind your for example, if I see 5 years of my career, so it's like leaving apart the corona period, I think one can say that they have maintained their work-life balance. So I think it gets balanced out over a long period of time. At one point of time it may not look like, but over the years it becomes balanced. Sir, it may be a personal question. मतलब ऐसा हो सकता है कि और के साथ भी हो. Sir, I am currently in third year of my BTech in computer science. Sir, मुझे पता है कि what I have to do, but still sir जब environment ऐसा रहता है ना कि अभी सब लोग placements के लिए भागेंगे. मैं उस चीज़ को मतलब अभी ऐसा होगा, तो सर कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा because uncertainty तो हमेशा होती है, determination है, वो चीज़ है अंदर, but सर ये रहता है कि अरे ये साथ वाले का मतलब अब वैसे चीज़ अभी भी लग रही है. तो मुझे पता है कि क्या करना है, but still सर एक environment ऐसा create हो जाता है कि हाँ ये इसका लग गया, अच्छा इसका इतने का लग गया, तो सर ऐसा लगता है कि यार एक मतलब तरीके का ना प्लान भी करके कि अच्छा इसमें भी थोड़ा सा आता है. सर वहाँ पर भी हो जाता है कि पूरी तैयारी हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर लॉस हो जाता है. तो उस चीज़ को थोड़ा कैसे कोप अप किया जाए, क्या उसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ तो इतना अच्छा मुझे आउटपुट एज नहीं मिल पाता. यार ये जो लगने वाली चीज़ है ना, ये तो सिलेक्शन के बाद भी लगेगा. आजकल मैंने तो फेसबुक बंद कर दिया, बट जब मैं अभी फेसबुक ओपन करता हूँ, आई सी माई बैचमेट्स हु आर वर्किंग इन सिलिकॉन वैली, और वो सब घूम रहे हैं कैलिफोर्निया, मियामी, और मैं बैतूल के गांव में बैठ के अपने तालाब बना रहा हूँ. तो वो दैट इज़ एन अनएंडिंग थिंग इन लाइफ. सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. तो हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर्स रहेंगे,
और इवेंचुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपको लगता है आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, आई वॉज इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. लेट मी टेल यू माई स्टोरी इफ इट कैन हेल्प यू. आई थिंक I used to run out of my job because I was preparing, and in between I left my job, and so there was a gap and I gave the examination, and after interview I went back to my job and joined, and all of my batchmates who had joined with me 2011 got promoted in 2015. I was the only person which was not promoted, and simply because of the fact I did not do my job properly, so there was no point in being promoted. So I was not promoted because I was absent for a long period of time. My HOD called me and said, hey, Abhilash, I am feeling bad, and it was 3rd of July. He called me and he said, Abhilash, I am feeling bad and you have not been promoted. Don't take it by heart. You will be promoted next year. So what? So मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था बिकॉज आई वॉज लीस्ट वरीड. आई वॉज फोकसिंग ऑन UPSC. आई थॉट कि आई क्लियर, बट दैट नाइट आई वॉज a little bothered. This is true, my HOD is correct. Everybody has got promoted. What will people say? But next day, 4th of July 2015, results came out. I was in the list. I was allotted IRTS. But then things turned out my way, and I just moved along. सो इस तरीके की चीज़ें तो होंगी ह्यूमन बींग्स होने के नाते, बट आई थिंक यू हैव टू डिसाइड योर पाथ. टफ कॉल लेना पड़ेगा. इफ़ यू कैन बैलेंस, यू शुड गो फॉर द जॉब. आई ऑलवेज एडवाइज बिकॉज आई हैव ऑल्सो फॉलोड दिस पाथ. आई केप्ट अ बैकअप. It depends upon your family situation, your family background. My family background was that I wanted to support myself. When I was here in Delhi, everything costs. Basic economics is behind everything. So I kept my job. I could have left it, but I was not in a position to leave it. So it depends upon your background, your peculiar circumstances. But ultimately, when it is either or, that only you cannot pick both, then your ultimate goal and your motivation from inside should take a call. And I think if you're serious towards towards UPSC, I think you will take a call. You will leave, not go for campus placement if you are able to, and you prepare for UPSC. Because ultimately वो चीज़ें जो आज ख़राब लग रही हैं, कल आप सफल हो जाओगे तो आपको लगेगा ठीक है मैं तो ज़बरदस्ती लोड लिया था. बट इस टाइम वो डिफ़िकल्ट होगा. बट देर इज़ नो क्लियर आंसर टू दिस. वो आपको अपनी फैमिली सिचुएशन, पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस और अपने सर्कमस्टांसेस के आधार पर डिसीजन लेना पड़ेगा. Interview, my interview, they did not ask a single question from public administration. So, but if you are an engineer, there is a particular way of thinking, एक तरीके का aptitude हो जाता है. तो public administration भी पढ़ने से, if you read public administration properly, and given how many years I have read it, so there is a way of thinking that gets developed when you read public administration that much. So you become, I think, a philosophy guy will go in the examination and an administrative question is asked. So he will probably give a more theoretical answer. And if public administration आप पढ़ रहे हो, you are reading current affairs, so there will be a balance in your answer कि how to approach things. For example, in an interview they ask situation type of questions कि आप इस situation पे होगे तो क्या करोगे. तो now you will think as an administrator कि public administration में reality भी होती है. इसमें साइमन भी है, जो साइमन कहता था ये साइंस है, वॉल्डो कहता था नहीं तो नॉर्मेटिव है. ठीक है, कोई कहता था प्रिस्क्रिप्टिव है, कोई कहता था डिस्क्रिप्टिव है, कोई टेलर कहता था मशीन है, मायो कहता था ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो आप सब चीज़ें सोचोगे ना. आप फिलॉसफी वाले गाय की तरफ से फिलॉसफिकल आंसर नहीं दोगे. तो डिसीजन मेकिंग की जब बात करेगा तो आप बोलोगे कि सर मैं डिसीजन मेकिंग में ये देखूंगा कि मेरा फील्ड का इनपुट क्या है, मेरा डेटा क्या है. मैं डेटा के साथ ये देखूंगा कि वहाँ के लोग इसके लिए एप्ट हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल आपका डेटा कहता है कि फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए फॉर एग्जांपल, बट आपका बिहेवियर साइंस कहता है, जो जिस तरफ से अगर मैं कहूँ वॉल्डो टिल्ट करता था, बिहेवियर साइंस ये कहता है कि फार्मर्स को उस तरफ सपोर्ट करो. जो पुअर इकोनॉमिक्स किताब अगर कोई पढ़ा है तो ही मस्ट हैव रेड थी कि उस टाइम पे सपोर्ट करो जब उनके पास भी मतलब दे हैव द रिसोर्सेज. तो फार्मर्स को इनकम सपोर्ट उस चीज़ के लिए दो जब उनके पास खरीफ और रबी का फसल कट के दे हैव द मनी, तो दे विल यूटिलाइज इन दैट पर्पस इन विच यू आर गिविंग. सो आप जब बैठोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के बैठे हो तो आपको पता होगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना है.
नॉर्म लाइफ में कैसे मतलब वर्क लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, डिफ़िकल्ट टू टेल बिकॉज वी डोंट गेट टाइम टू एनालाइज, बट आई थिंक कि वो बेसिक में कहीं चलता रहता है. यू डोंट नो वेदर इट इज़ हेल्पिंग यू, बट यू नो कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आए हो और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आए हो, तो आप अपने कर्मचारी से जाके, एम्प्लॉई से जाके ये नहीं कहोगे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करते रहो और मुझे 100% प्रोडक्टिविटी देते रहो. सो इन दैट वेज इट इज़ हेल्पफुल. और अगर हॉथॉर्न पढ़ लियो तो आप भी अपना एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि लोग बोलते हैं 12 घंटे पढ़ना है यूपीएससी के लिए, 16 घंटे पढ़ना है, तो पेसिमिस्टिक रेवरीज हो जाएगी, फिर वो एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्टी होगी. तो वो थोड़ा सा चीज़ें अपने को ध्यान में रहती है इफ़ यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट. हाउ वेल यू हैव रेड, मतलब दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड बहुत आसान लगता है, बट मतलब आप सपोज करो, मैं तो मायो की बात कर रहा हूँ, यू कैन यूज़ एवरी थिंकर प्रॉब्ली टू एवरी टॉपिक ऑफ योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो थिंकर्स आपको अच्छे से पढ़ना है. थिंकर्स आपको उस लेवल में होना चाहिए कि मैं थिंकर्स को कहीं भी रिलेट कर दूं. मैं थिंकर्स को पेपर 1 चैप्टर 2 से उठा के कहीं पे भी घुमा घुमा के यूज़ करूं, और इतनी जगह यूज़ करूं एग्जामिनर को भी समझ नहीं आए कि कहाँ ही ले जा रहा है. इसने टेलर को चैप्टर 1 में एवोल्यूशन में भी लाया, फ्रेडरिक टेलर को चैप्टर 2 में एनपीए में भी लाया, O&M चैप्टर 9 में भी लाया, पार्ट 2 में रिक्रूटमेंट में भी लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी लाया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं से फिट किया कि नहीं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ एंटीथीसिस चलता था. मतलब कहाँ आप उसको रिलेट कर रहे हो, और आप इस पोजीशन पे आ गए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका क्लियर है. 500 में से 300 सवा 300 नंबर नहीं जाएगा कम. आई थिंक अभी आप लोग को इसमें यू शुड नॉट I'll answer, but I'll say you should not think about those things. Right now you should think it is an examination. This is my subject, this is my syllabus, and I have to clear this examination if you are interested in examination. Because career wise, every career has some ups and downs, has some positives and negatives, and it is life. You cannot do everything what you aim, you cannot probably do everything in your manner, and we are in a country, we are bound by some rules, laws, conventions, और हमें उस हिसाब से चलना होता है. So don't think कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप you should not think कि मुझे ये करना था मैं तो कर ही नहीं पाया. इस तरीके से कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में. अरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ कोई मेरे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए, मेरी फैमिली सिचुएशन हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया, तो ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं थी, मैं फिर से दोबारा कोशिश करूँगा, हो सकता है फिर नहीं कोशिश करूँगा. यू कीप ऑन ट्राइंग, और वो डिसीजन मेकिंग की तरह चक्का कभी घूमता रहेगा, और आपका एफर्ट चलता रहना चाहिए. और गार्बेज कैन मॉडल की तरह आपका एफर्ट लगा रहेगा, तो कभी आपका देखना आपका एफर्ट चलता रहेगा तो सिचुएशन आपके लिए साथ आ जाएगी और आपका डिसीजन हो जाएगा, मतलब यू विल सक्सीड. अरे इफ़ यू सी माई यूपीएससी साइकिल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 2014 प्रॉब्ली सिचुएशन वॉज नॉट इन माई फेवर इन 2013 एग्जामिनेशन, बट 2014 में सर्कमस्टांसेस बिकेम, आई वेंट सर के पास आया, सर ने पढ़ाया, मेरा एफर्ट था, तो कंबाइंड एक रिजल्ट मिलता है. तो लाइफ को उस तरीके से देखो, सम थिंग्स यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल योर एफर्ट, यू कैन कंट्रोल योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग. यू कैनॉट कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी ऑफ पेपर. तो हम उस चीज़ पे फोकस ही क्यों करें? जो आपके कंट्रोल पे, उस पर फोकस करिए, और आप तभी मोटिवेटेड रहोगे. इफ़ यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल and you want to control it or change it, so you will always be disappointed. तो आप उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप कर सकते हो, जो आपके नियंत्रण में, जो आपके कंट्रोल में, और उसी पे वर्क करते रहो. तो बाकी ये डेस्टिनी का व्हील है, घूमता रहता है, कभी आपका भी नंबर आए, थोड़ा डेस्टिनी पे तो ही छोड़ना पड़ेगा. तो आप जो क्वेश्चन कह रहे हो कि हाउ डू यू फील समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स एंड देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, सो बी इट. God has not made me responsible for everything. There are others also, and it is a team effort, it is a group thing. So ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझी को करना है. तो जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उस सिचुएशन में मैं अपने एफर्ट्स दूंगा, क्या वहाँ पे फीडबैक होता है, क्या चीज़ें उभर के आती हैं, उस हिसाब से वहाँ का डिसीजन होगा. आप चलो अब इसी से बात हुई, अच्छा क्वेश्चन रिलेट कर दिया, डिसीजन मेकिंग का ही आ गया. आप ये सोचो कि ये जो यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए 1991 में, या बाद में ले लो, बहुत सारे एक्ट बने, टेररिज्म को लेके बने,
तो जो पहले वाले थे, जिन्होंने लेके आए, जो पार्लियामेंट में लेके आए, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। दे आर राइट कि हमें लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट जब 1990 में हमारा रिजर्व खत्म होने लगा और सिचुएशन ऐसी बन गई, वो सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए, क्योंकि अब उसकी लिए स्कोप ही नहीं रह गया और अल्टीमेटली वो डिसीजन हो गया। तो आपके हाथ में था अपना एफर्ट, वो करते रहिए। सिचुएशंस अगर सूटेबल होंगी तो वो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फिर वो घूम के कभी ना कभी आएंगी। तो उस चीज़ों के बारे में वरी करना है अपने को, जो अपने अंदर कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कोई भी टॉपिक बोले तो आप मतलब वो आपके बैकएंड पे रहना चाहिए। तो और वो फिर आपको मतलब यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। यू वाइल यू विल रीड क्वेश्चंस यू विल नो द आंसर्स कि अच्छा, ये तो क्वेश्चन तो टफ है लेकिन इसका मतलब तो यही है। तो ये होना चाहिए। हाँ, आई थिंक वो nobody can tell. मतलब I probably invested more efforts in my earlier attempts, but as I said, कि sometimes destiny is favor. Even if you do less efforts, you succeed, and sometimes you put in more efforts and you are not satisfied with your end result. So I think I'll not be able to comment. I don't know still how I got that rank, but I think nobody knows, frankly, nobody knows how they got their rank. It is easy to tell afterwards that I did this and that, but when I was sitting there, I was as confused, I was as bewildered, I was as afraid, and I was as frightened as you are, and there is absolutely nothing wrong about it, because that keeps you driving. And nobody knows how they would top. Again, I said it is a thing that is not under your control, because nobody knows how paper will come, nobody knows which examiner will check, nobody knows in what mood he will check. So you can only focus on your topics, you can focus on your efforts, you can focus on improving your understanding, you can focus on improving your answer writing, which is, I think, the most important aspect of this examination, because nobody knows what you understand until you have written it or you have put it on a piece of paper. So writing, you can focus on improving your answer writing skills, and you can focus on all things that will help you in examinations. And frankly, what happens afterwards, it's since you don't know the basics or what is happening behind camera, for example, so it is a roll of dice for all of us. Everybody puts their efforts, and then a roll of dice comes, and the list is there for you to see. So I think again, focus on what you can do, and everybody who have done, everyone who has done good is or better in this examination, I think, and in fact many who have not done. I know a lot of guys who have not done that well. I think they were much better than, for example, I know Avnindra, he is my batchmate, but he had a far better understanding of public administration. But every time I stand here, because I have this rank, in my view he has a better understanding of public administration. But things, I think destiny है, वो ऐसे ही होती चीज़ें. Sometimes things are under your control, and sometimes things happen. Failed. So you see a NPM, neo-Taylorian, but you don't see a neo-Fayolian approach. So for that, so ऐसी है सिचुएशन. तो हम सभी उस चीज़ पे फोकस करें जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं. और अगर मुझे बोला जाए तो परेटो ऑप्टिमिलिटी है इसमें. 80-20 का रेशियो है. 80% चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में, योर एफर्ट, योर प्रिपरेशन, योर रिवीजन, योर हार्ड वर्क. बट वो 20% चीज़ें, कैसा पेपर आएगा, आपका सिचुएशन कैसा रहेगा, योर माइंड, आपका माइंड का मेकअप कैसा रहेगा, हो सकता है इसी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाओ. बट 80% चीज़ें अच्छे से कंट्रोल करो तो ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाएगा. तो वो कैसे पता चलेगा यार? अरे बहुत, मतलब ऐसे हम लोग भी आपकी तरह बैठे थे. जब हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमको बुलाया बोलने के लिए, तो हम लोग भी अपना बोल, जब यू विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स ना, यू विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, सो थिंग्स विल हैपन. आज से
4-5 साल अपने आप को रिवर्ट ले जाओ, आप लोग कॉलेज में थे, या तब थोड़ा ना सोच रहे थे हम लुकमान में जाएंगे और किसी से इंटरेक्ट करेंगे, बट आज यहाँ आई तो आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो जब चीज़ें होती हैं तो ह्यूमंस रिस्पॉन्ड टू दो सिचुएशंस और उसके हिसाब से डेवलप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ नथिंग बट योर रिस्पॉन्स, योर अप्रोच टू इमर्जिंग सिचुएशंस। आपको वो आती है, लाइफ बनाती है आपको, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और आई थिंक आप प्रिपेयर कर लोगे इंटरव्यू का जब आएगा तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनको भी पता है कि वो वहाँ पे जो आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ के आ रहे हैं, they don't expect an experienced administrator like reply. They also know there needs to be some roughness. They see your approach. They don't see you as a seasoned diplomat who's sitting and will answer all things very diplomatically and in a very articulate manner. तो वो उस तरीके से ही एक्सपेक्टेशन रहता है, तो उसके बारे में अपना ज़्यादा नहीं सोचना है। बट इन दिस एग्जामिनेशन प्री और मेंस के बारे में सोचो। और जो मेरा ये एक हम्बल आप लोग से मतलब सजेशन है कि जो इस साइकिल के बाहर की चीज़ें हैं, लबासना का वीडियो और लाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर और ये सब चीज़ें आई थिंक मोटिवेशन के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है कभी कभी, बट इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचो। बिकॉज इफ़ आई एम इन सर्विस राइट नाउ तो आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, ठीक है। एक ऑफ सेटिस्फैक्शन रहती है, एक लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है, एक लेगेसी रहती है, तो वो सब चीज़ें अच्छी है। बट राइट नाउ जिस पोजीशन पे आप हो, आपको अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचना चाहिए एंड टेक इट एज एन एग्ज़ाम। उसके बाहर की चीज़ों से मोटिवेट हो जाओ, बट उसको डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपका मेन फोकस आपका एग्ज़ाम और आपका सिलेबस और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। हाँ सर, मतलब हाँ, लबासना का वीडियो देख रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ बैठा हूँ, शाम को वॉक कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ फॉर मोटिवेशन इट इज़ गुड, चलो ठीक है, उसको इस तरीके से पॉजिटिवली लिया जा सकता है। बट टू मोटिवेशन ही मोटिवेशन रहे तो और मतलब सिर्फ मायों से भी काम नहीं चलता ना, टेलर भी तो होना चाहिए। यू शुड नो हाउ मेथड स्टडी, कैसे काम करना है, काम करना आना चाहिए, तो मोटिवेट रहोगे तो दोनों हो पाएगा। तो टेलर और फ्योल दोनों चाहिए, आजकल सिर्फ फ्योल ही फ्योल चल रहा है। ठीक है, ओके। बेसिकली दे वांट टू गेट सम मोटिवेशनल थिंग्स। उनको लग रहा है कि हाउ हेल्प ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंबा सिलेबस है, काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना तो सर पढ़ेगा ही, और पढ़िए अच्छे से, पढ़ ही रहे हैं अपन, इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में मतलब आप कुछ भी कह लो, बट इट इज़ अ टफ एग्जामिनेशन, वी ऑल एग्री। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत है। एक्चुअली आजकल कुछ वीडियोज आ गए हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि पढ़ना नहीं है, ये रिपोर्ट कब पढ़ना है। तो उस वीडियो को डिलीट कर दो, यूट्यूब पे उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा यार। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड। और पढ़ना यही नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करोगे तो, आप कंसल्टेंट हो तो भी आप पढ़ोगे, आप इंजीनियर हो तो भी पढ़ोगे, आप आर्किटेक्ट हो तो भी पढ़ोगे, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो भी पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए भी मतलब ऐसे जैसे आप इंजीनियरिंग हो में पढ़ो, तब हर जगह पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। और ये कौन से यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इनको तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। So I think enjoy this time. Once you are on that side of the fence, you remember these times also. These are the same chairs we used to sit. I think ये तो कोरोना अभी आप लोग हो नहीं है, तो when you will come in the test series, अपनी अपनी कुर्सी लेके बाहर से आओगे, कहीं बैठने के लिए जगह देखोगे, बहुत रश रहेगा, you will enjoy. You will see others performing well in the test series, and you should नॉट बी डिसहार्टेंड बाय दैट फैक्ट। तुरंत उसकी कॉपी सर ऑलरेडी शेयर कर देंगे, सी कि वो क्यों सक्सीड हो रहा है, वी शुड लर्न फ्रॉम देम। इस क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आगे जाके इतना अच्छा करेंगे कि आप उनको सुनना चाहोगे। मतलब ये तो आप यहीं से तो निकलेंगे, हमको पहले कौन सुनता था, वो तो आज आप लोग सुन रहे हो। बट हम लोग यहीं बैठे थे, तो आप लोग यहाँ बैठे हो, सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि आप यहाँ से सीखो, अपने एक्सपीरियंस लेके जाओ, अच्छा करो एग्जामिनेशन में, फिर आप लोगों को आगे वालों को बताओ। तो all things you can control, you should work on and try to improve. And I think बहुत समय नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन अ ईयर। तो आइडियल प्रिपरेशन के लिए इन माय ओपिनियन आइडियल टाइम फॉर द प्रिपरेशन 10-12 महीने पे। सो मेंस का पूरा तैयार करके फिर प्रीलिम्स में अपन लगें।
और प्रीलिम्स के बाद जैसे ही हो नंबर मिलाएं और फिर नेक्स्ट डे से मेंस के लिए लग जाएं, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन इसका सबसे बड़ा वो है, पड़ाव है, सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि उसमें जो आ गया बहुत हद तक उसके बाद अगर इंटरव्यू में भी गलती करोगे तो हो सकता है वो मैनेज कर दे, बट इस एग्ज़ाम को अपन बहुत ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है। एक एक सब्जेक्ट, एवरी पेपर इज़ ऑफ 250 मार्क्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू निगलेक्ट एनी single paper, be it essay, be it GS 124, be it your optional 2 papers. So every paper counts to 50 marks. This was public administration, but equally you should focus on all papers. हाँ, ये क्वेश्चन तुमने ठीक पूछा, बट अल्टीमेटली सी it is your inner drive, and if you know how where things are going wrong, sometimes it may happen. For example, it happened with me. I thought कि अब मैंने तो जो करना था कर लिया. In fact, after my second attempt, I think third attempt, after my third attempt, I came and remember, मतलब I came and joined sir's class. Sir used, I think अभी चल रहा है सर वो क्रैश कोर्स चलता है अभी prelims means. So I after my prelims examination, I used to come here and join crash course class, which was a public administration revisionary course. Not supposed to be for the beginners. So जब तीसरी बार मैं देख के आया तो सर ने मुझसे बोला आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्या करोगे? मतलब तो आई ऑल्सो था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो करना था कर लिया सब कुछ, मतलब जितनी एफर्ट करनी थी की, ऐसा नहीं था, वो उस वक्त गलत थिंकिंग थी और भी किया जा सकता था, बट उस वक्त ऐसी फीलिंग आती है कि जो करना था कर लिया था। बट मेरे साथ ऑप्शन ये था कि आई वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन द सर्विस एंड आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव, आई वॉन्टेड टू डू बेटर, और एक इनर ड्राइव थी यूपीएससी की कि अच्छा करना है इस एग्ज़ामिनेशन में। और समहाउ मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मेरे साथ की जो एक कंपनी थी वो इतनी अच्छी थी कि हम लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, तो कुछ फैक्टर्स मेरे साथ थे अच्छे। आई थिंक उसी को फॉलो करना चाहिए, अपन कैसी कंपनी में प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना अप्रोच क्या है, अगर हमें पता है अपनी गलती कहाँ है, कहाँ हम चूक रहे हैं, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए और ये अपने विश्वास रखना चाहिए कि ये एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। इसमें पहले इस तरह के होते थे कि सर इसमें तो बहुत लोगों का वही होता है जो बहुत शार्प होते हैं, इसमें मतलब हर लेवल के लोगों का होता है, हर एरिया से लोगों का होता है, और everybody has a equal right to succeed in this examination, no matter what is your background, be it IIT, IIM, NIT or any prestigious colleges, you have to work equally hard. Nobody gets a legacy advantage in this examination. It is all what you write in that examination papers lets you through. So आप उस मामले में equal footing पे हो। सही है, it's not कि someone like saying GS tops so is super brilliant. It's like the way you treat yourself, means it is about the brilliancy in the way you train yourself rather than the brilliant that you are means as a person. लोगों के बच्चों के मन में ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, हमारा तो 60% ही है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसे याद नहीं होगा, जो टॉप किया है वो ऐसा होगा वैसा होगा। फिर कैसे याद रहेगा आपको? ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, इतना सिलेबस है, इतना जीएस है, इट इज़ नेचुरल टू फॉरगेट थिंग्स ना। आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो बट उसको ये ध्यान रखना है कि ये नेचुरल है और अपनी एक ज़िद होनी चाहिए, अपनी एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हमको इस एग्ज़ाम में सक्सीड करना है। हम मेहनत करते रहेंगे जो अपने हाथ में, जैसे मैंने बोला, और मेहनत ब्लाइंडली नहीं करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो सब में मेहनत करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद देयर विल बी सम योर स्ट्रेंथ्स विल बी देयर, सम वीकनेस विल बी देयर, तो वीकनेस को दूर करने के लिए एफर्ट करेंगे, तो थोड़ा टारगेटेड एफर्ट करेंगे। अगर समहाउ सक्सेस नहीं मिल रही फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा और टारगेटेड एफर्ट करेंगे, अच्छा मेरा ये पोर्शन वीक रह गया तो मैं इसको और अच्छा करूँगा। तो इस हिसाब से अपनी फिर मोटिवेशन के हिसाब से वर्क करके अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। चलो, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।